नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है सिर्फ 3 ही हैं, सिर्फ 3। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, साथ साथ नोट करते जाइएगा। नंबर 2 प्रॉमिसरी नोट, और थर्ड एंड लास्ट इज चेक। एक एक करके इन तीनों के बारे में जो है हम बातचीत करेंगे, ठीक है। और जो नेचर इन तीनों का है हम ऑलरेडी जानते हैं, वही नेचर इसकी डेफिनेशन का भी होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन का। सिंपल सी बात है। तो पहले हम शुरुआत बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक से करेंगे, ताकि इसकी डेफिनेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। और अब मैं इसे भी रब करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट थी लिखी है चीज हमारी। संडे की छुट्टी है 26 तारीख और 29 का टेस्ट, 3 चैप्टर्स, 1 घंटे का टेस्ट, 35 मार्क्स, 5-5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। 5 मार्क्स ईच, 7 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन। ओके, लिख लिया सभी ने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। चलिए जरा याद करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था। मान लीजिए ए ने गुड्स उधार पर बेची है बी को, ये कौन हो गया? क्रेडिटर। और बी कौन हुआ? बी हो गया हमारा डेटर। अब ए ने कहा भाई तुम्हें उधार पर मैं गुड्स बेच तो रहा हूं, लेकिन तुम्हें कुछ प्रूफ के रूप में देना होगा, जिससे मेरे पास कोई कानूनन सबूत रहे कि आपको मैंने सामान दिया और इतने टाइम बाद आप मेरा पैसा दोगे। बी ने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। ए ने कहा मैं तुम पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता हूं, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। तो ए ने बी पर एक बिल लिखा और उसकी 2 कॉपीज बनाई गई। मिस्टर ए ने बिल लिखा, ये कौन है? हु राइट्स द बिल, जिसने पैसा लेना है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। और जिस पर बिल लिखा जाता है वो उस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं आपका पैसा दूंगा। यानी ये जो बिल लिखने वाला है ये कहलाएगा ड्रॉअर ऑफ बिल, बिल को ड्रॉ करेगा। और जिस पर बिल लिखा गया वो कौन है? ड्रॉई। ये है ड्रॉई ऑफ बिल। अब ए के पास जो कॉपी आई वो कहलाएगी बिल रिसीवेबल, बी के पास जो कॉपी आई वो कहलाएगी बिल पेबल। इसने पैसा लेना है इसीलिए ये इसके लिए एसेट हो गया, और मिस्टर बी ने पैसा देना है
ये इसके लिए हो गई लायबिलिटी। ए जब इस बिल को लिखेगा तो क्या कहेगा कि तुम मुझे मेरी बेची हुई चीज के बदले में 10,000 रुपया दोगे और ये पैसा तुम मुझे 3 महीने बाद दोगे। आपको क्या लग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उसे या ऑर्डर दे रहा है? यानी डेफिनेटली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ऑर्डर बाय द ड्रॉअर, ऑर्डर बाय द ड्रॉअर कि तुम मुझे ये पैसा दोगे। टू पे मनी, किस काम के लिए? टू पे मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये फॉर वैल्यू रिसीव्ड क्यों लिखा भाई मैंने? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, अरे रिसीव्ड जो मिल चुकी है, तुमने मुझसे जो वैल्यू रिसीव की है, क्या वैल्यू ली है? गुड्स 10,000 रुपए की जो ली है, इस वैल्यू के बदले में तुम मुझे मेरा पैसा दोगे। किसको दोगे? टू मी और टू माई ऑर्डर। या तो तुम मुझे दोगे या मेरे बताए गए पर्सन को ये पैसा दोगे। ठीक बात है कि नहीं? तो उसने क्या वर्ड्स बोल दिए, या तो तुम मुझे ही पैसा दोगे या मेरे बताए गए पर्सन को पैसा दोगे। और बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बिल रिसीवेबल जो इसके पास आ गया, मिस्टर ए के पास, ए ने अपने क्रेडिटर को, ए ने मान लीजिए सी से उधार लिया हुआ था। सी कौन है? एज क्रेडिटर, ए का क्रेडिटर। इसने इस बिल रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब क्या? एंडोर्स करने का मतलब ये कि मिस्टर ए ने अपने इस एसेट का राइट किसके नाम ट्रांसफर कर दिया? कि मिस्टर सी, अब आप मेरे बिहाफ पर जाकर ये पैसा बी से कलेक्ट कर लो। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? इस बिल पर लिख देना कि मैं इस बिल का राइट मिस्टर सी के नाम ट्रांसफर करता हूं। या फिर मान लीजिए इस बिल पर जगह नहीं है तो एक अलग से पेपर अटैच किया, उस पर यह बात लिख दी और साइन करके स्टैंप लगा के डिलीवर कर दिया। यह कहलाती है एंडोर्समेंट। ठीक है जी। अब ऐसा ही कुछ मिस्टर सी ने किया। इन्होंने यही बिल अपने क्रेडिटर के नाम एंडोर्स कर दिया। डी ने अगेन अपने किसी क्रेडिटर के नाम एंडोर्स कर दिया। अच्छा ये बताइए अब कितनी बार ट्रांसफर कर सकते हैं? मैक्सिमम 3, 5 या 7? ये बिल जो है अनलिमिटेड टाइम तक जितनी बार चाहे उतनी बार एंडोर्स करते हैं, लेकिन इसकी ड्यू डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट आने से पहले पहले। यानी अगर यह बिल 1 जनवरी 2010 को लिखा गया तो इसकी मैच्योरिटी डेट आपने सीपीटी में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक बात है नहीं? यानी 1 जनवरी 2010 के बाद इसमें 3 महीने ऐड किए जाएंगे और वो आ जाएगी 1 अप्रैल 2010। इस डेट में 3 डेज ऑफ ग्रेस, स्कूल में मिलती थी ना ग्रेस, वैसे ही पास हो जाते थे। तो मैच्योरिटी डेट कौन सी आ गई? 4 अप्रैल 2010। ये क्या कैलकुलेट किया आपने? मैच्योरिटी डेट।
यानी इस 4 अप्रैल के पहले पहले चाहे आप जितनी बार मर्जी इसे एंडोर्स करें। अब मान लीजिए ई के पास ये बिल रिसीवेबल आज पहुंच गया, पहले पहुंचा था सी के पास, सी ने दिया डी को और डी ने ये दे दिया मिस्टर ई को। अब ई ने ये पैसा बी से लेना था, वो ड्यू डेट पर गया किसके पास? बी के पास। बी के पास गया, बी ने पैसा दे दिया, बात खत्म। ठीक बात है कि नहीं? यानी अगर बी पैसा दे दे तो इस बिल का रियलाइजेशन हो गया। बी ने बिल रिसीवेबल रखा, कैंसिल कर दिया और पैसे दे दिए कि मिस्टर ई आप ये बिल दे जाओ और ये 10,000 रुपया कैश ले जाओ, बात खत्म। पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए कि मिस्टर बी ये पैसा देने से मना कर देते, अब मिस्टर ई किसके पास जाते? ध्यान रखिए कि जो मिस्टर ई है ना, एट दी एंड आखिरकार इस पर्सन के पास जब ये बिल आया तो ये कहलाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कहलाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। सीपीटी में हमने ये अच्छी तरह पढ़ा था, लॉ में ही पढ़ा था, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई भी पर्सन कब बनता है? 2 केसेस में। नंबर 1, अगर वो ये काम फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन करे, यानी उसने जो बिल लिया है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी जरूर ई ने सामान पहले डी को बेचा होगा और उसने डी से पैसा लेना होगा, इसीलिए तो उसके पास से बिल आया है। इसे कहते हैं फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। नंबर 2, उसने यही बिल इन गुड फेथ लिया है। गुड फेथ यानी चोरी नहीं किया, ये बिल इसका राइट बनता था। तो जो भी पर्सन इस बिल को फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन लेगा, ये पर्सन जिसके हाथ में बिल है, और इन गुड फेथ लेगा, ये कहलाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। HIDC, इससे हम इसे डिनोट कर देंगे। गुड फेथ का मतलब क्या है? बोनाफाइड। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड मैनर, इन गुड फेथ। ठीक है जी। तो अब मिस्टर ई गए बी के पास और बी ने डिसऑनर कर दिया। पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या था? क्रेडिट सेल। आइए इसकी नंबरिंग कर दें। पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2 पे क्या हुआ? BR को एंडोर्स किया गया, फिर दोबारा से इसे एंडोर्स किया गया, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ध्यान से देखिए इधर, एक बार और एंडोर्स किया गया। पॉइंट नंबर 5, ये किसके पास गया पेमेंट के लिए? बी के पास, बट बी ने डिसऑनर कर दिया। बी डिसऑनर्ड द बिल। बी ने ये बिल डिसऑनर कर दिया। एक क्वेश्चन आया, अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को अपने काम करने की पावर दे देते हैं और रिटर्न में जब ये पावर दी जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाती है। जैसे बाजीगर में शाहरुख खान के नाम, बाजीगर में की गई थी, किसी और फिल्म में? बाजीगर में थी ना ये। तो बाजीगर में शाहरुख खान के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी की गई थी और उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी दिलीप ताहिल से, है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी में कितनी पावर दी गई है। ठीक बात है कि नहीं? अभी थोड़े ही समय बाद जब हम कंपनी लॉ शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी बनाने के लिए हम एक कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट
या CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिसका नाम अब कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया है, उसे हम एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर एक कंपनी बनाओ। ठीक है जी। तो उसे जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई वो किस काम के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, और वो काम क्या है? कंपनी को बनाने के लिए। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में दी गई पावर पर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर पाएगा। चलिए वापस अपने काम पर आते हुए, तो हम क्या कर चुके थे? सेल कर चुके हैं, एंडोर्स कर चुके, आगे दोबारा से एंडोर्स किया। हम गए किसके पास? मिस्टर ई कहां गए? बी के पास। बी ने कर दिया डिसऑनर। अब ई जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके पास क्या पावर है? ये जाकर डी से भी पैसा रिकवर कर सकता है, नंबर 1। और डी मान लीजिए अंडरग्राउंड हो गया, ये जाएगा सी के पास, और सी नॉट ट्रेसेबल है। अब सी के पास भी अगर ये पैसा ना मिले तो इसके पास पावर है कि इसके पास जाए, ए के पास भी जाके पैसा ले सकता है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सारी की सारी प्रायर पार्टीज के अगेंस्ट इसके पास राइट है। राइट अगेंस्ट ऑल द प्रायर पार्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ये किसका है? ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये है राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी सर मैं 2 ही राइट्स की बात करूंगा। तो पहला राइट किसके खिलाफ? अपनी सारी प्रायर पार्टीज के खिलाफ, जिसके पास चाहे जाके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अब मान लीजिए ए भी ट्रेसेबल नहीं है, फिर कहां जाएगा बेचारा? अब ई के पास ये राइट है कि वो बी के खिलाफ अपने नाम से केस फाइल करे। ई के पास क्या राइट है? कि वो बी के खिलाफ अपने नाम से केस दायर कर सकता है। यानी in case no prior party is available, in case no prior party is available, holder in due course can file a suit against drawee in his own name. Very important part. In his own name. अब बी कहेगा भैया तुम्हारा और मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो तुम मेरे खिलाफ कैसे केस दायर कर सकते हो? तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सीबीटी में हमने पढ़ा था, where there is no privity of contract, one party cannot file a suit against the other one. यानी stranger to contract cannot file a suit. ठीक बात है कि नहीं? stranger to contract cannot file a suit. लेकिन हमने उसकी exceptions भी पढ़ी थी। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का केस आए और होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, तो वो ऑल प्रायर पार्टीज के खिलाफ तो केस दायर कर ही सकता है। वो असाइनमेंट के कारण इस डेटर के खिलाफ, इस ड्रॉई के खिलाफ डायरेक्टली भी केस फाइल कर सकता है। कैसे? ए ने अपना राइट सी को असाइन किया कि तुम मेरे बिहाफ पर जाके पैसा लेके आओ। सी ने अपना राइट डी को असाइन किया और डी ने अपना राइट ई को असाइन किया। यह कहलाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ई के पास क्या राइट है? इन केस नो प्रायर पार्टी इज अवेलेबल, he can directly sue Mr. B and that too in his own name. ये जो पोजीशन है ये कहलाती है असाइनमेंट। क्या कहलाती है? असाइनमेंट। यानी हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स और कौन है?
ये असाइनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी है। इज दिस वेरी क्लियर? जैसे मिस्टर ई डी, सी और ए के पास भी गए, डी के पास गए तो डी के साथ तो इसका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब ये सी के पास गया या ए के पास गया तो सी और ए ने क्या बोला होगा कि मिस्टर ई, आपका और हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर आप हमारे खिलाफ कैसे केस फाइल कर सकते हो? ई ने वहां पर भी यही बात बोली होगी कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं,